नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के क्लास में। आज हम समझने वाले हैं, जो बच्चे बीए में हैं, बीए कर रहे हैं और सेमेस्टर 1 में है, तो सेमेस्टर 1 के हिंदी सिलेबस को पूरी तरह से समझेंगे। अगर हिंदी में आपका एमजेसी हो, एमआईसी हो या एमडीसी हो, तीनों का सिलेबस सेम रहता है, चाहे एमजेसी हो, एमआईसी हो या एमडीसी में। एमजेसी मतलब मेजर पेपर, ठीक। तो हम तीनों के सिलेबस को आज समझेंगे बहुत अच्छी तरह से, और अगले क्लास से हम इस पर कम मतलब एक एक चैप्टर उठा के पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि देखिए, अभी कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में एग्जाम भी चल रहा है सेमेस्टर 1 का, जैसे जेपीयू यूनिवर्सिटी हो गया, ये सब में एग्जाम भी चल रहा है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। तो देखिए, सेमेस्टर 1 में जो हमको पढ़ना है सबसे पहले, तो सेमेस्टर देखिए, अगर ये इसमें पढ़ना है हिंदी साहित्य का इतिहास। किसको पढ़ना है? हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ना है, मतलब हिंदी साहित्य का इतिहास कैसा रहा है उसके बारे में पढ़ना है, और कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है। आदिकाल से रीतिकाल तक पढ़ना है, इसमें आधुनिक काल वगैरह नहीं पढ़ना है, आदिकाल से रीतिकाल वगैरह तक ही पढ़ना है, ठीक। तो देखिए, शुरू करते हैं सबसे। देखिए, इसको हम टोटल 6 यूनिट में बांट कर पढ़ते हैं, मतलब कि दिया गया है इसमें आपका जो सिलेबस जारी किया है। तो इसमें इसको हिंदी साहित्य के इतिहास को, जैसे कि पहला जो सेमेस्टर है, इसको 6 यूनिट में बांटा है टोटल, ठीक। कितने यूनिट में? 6 यूनिट में। तो 6वें यूनिट को हम लोग आज करेंगे एक एक करके। देखें, देखते चलिए आप। तो सबसे पहला यूनिट में हम देखेंगे क्या है। तो सबसे पहला यूनिट जो हम लोग का आता है, तो सबसे पहला यूनिट में दिया है साहित्य, हिंदी साहित्य के इतिहास का। हिंदी साहित्य के इतिहास का, तो क्या लाल कलर कर देते हैं। देखिए, पहला जो दिया हुआ है, हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य के साहित्य इतिहास, दृष्टि इतिहास और साहित्य का इतिहास, काल विभाजन, नामकरण संबंधी समस्या है। मतलब कि हिंदी साहित्य के इतिहास में और उसका काल विभाजन करने में, उसका इतिहास को निकालने में क्या क्या समस्याएं हुई है। जैसे कि देखिए, पुरानी चीज़ें रहते तो उसका काल निर्धारण नहीं हो पाता है सही से ना। तो काल विभाजन में और उसका नामकरण कैसे किया गया है, उसमें जो समस्याएं आई है, उसी के बारे में सेमेस्टर यूनिट 1 में करना है। और उसके बाद दूसरा चीज़ है कि आदिकालीन साहित्य, नामकरण और काल निर्धारण। आदिकालीन साहित्य का नामकरण कैसे हुआ, और उसमें क्या क्या कठिनाइयाँ आई, और उसका काल निर्धारण कैसे हुआ, इसको भी पढ़ेंगे। आदिकालीन साहित्य और उसके काल निर्धारण, ठीक है। और इसमें तीसरा चीज़ है कि देखिए, पहला हो गया इसका इतिहास और साहित्य का इतिहास, और इसका काल विभाजन देखेंगे। दूसरा क्या हुआ? आदिकालीन साहित्य, नामकरण और काल निर्धारण। और तीसरा है आदिकालीन साहित्य की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक पृष्ठभूमि। यानी कि आदिकालीन साहित्य का राजनीतिक, उस समय राजनीतिक स्थिति कैसी थी, उस समय सामाजिक स्थिति कैसी थी, उस समय की सांस्कृतिक स्थिति कैसी थी, और उसका उस समय का साहित्यिक पृष्ठभूमि क्या था। तो इसी सब को देखना है आदिकालीन के समय का, ठीक है। यह देखना हमको यूनिट 1 में इतना पढ़ना है। उसके बाद यूनिट 2 में देखिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा हमको। तो यूनिट 2 में हम लोगों को पढ़ना है, सॉरी, यूनिट 2 में आदिकालीन काव्य के विभिन्न रूपों का समीक्षात्मक परिचय। जैसे कि देखिए, इसमें पढ़ना आपको विभिन्न प्रकार के, इसमें काव्य लिखे गए हैं, बहुत सारे काव्य रचे गए हैं, जैसे कि सिद्ध जैन काव्य, रासो काव्य, लौकिक काव्य एवं अन्य काव्य। आदिकालीन काव्य के महत्वपूर्ण विशेषता और प्रवृत्ति को भी पढ़ेंगे। तो ये आदिकालीन काव्य के विभिन्न रूपों का समीक्षात्मक पढ़ें। आदिकालीन काव्य का क्या क्या रूप रहा है। सिद्ध जैन काव्य, जैसे कि वीर रस, किसी में वीर रस, श्रृंगार रस, इस सब को पढ़ेंगे। सिद्ध जैन काव्य हुआ, रासो काव्य हुआ, यह कैसा काव्य था, लौकिक काव्य, अन्य काव्य। और आदिकालीन काव्य के महत्वपूर्ण विशेषता, यानी कि आदिकालीन काव्य की विशेषताएं क्या थी, और उसकी प्रवृत्ति की थी। प्रवृत्ति मतलब कि उसका उस समय का थी, जैसे सामाजिक लक्षण होता है, एक तरह से मान के चलिए, वो भी विशेषताएं, ठीक है। उसके बाद तीसरा यूनिट हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, तीसरा यूनिट में हमको 3 चीज़ें पढ़ना है। भक्ति साहित्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भक्ति कालीन। देखिए, आपको शुरू में ही देखें ना आप कि सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना है, हिंदी साहित्य के इतिहास का। हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ना है आदिकाल से रीतिकाल तक। तो आदिकाल के बाद होता है भक्ति काल, भक्ति काल के बाद रीतिकाल। तो आदिकाल के बाद क्या होता है? भक्ति काल। भक्ति काल के साहित्य कैसी थी, उसकी साहित्य के इतिहास कैसे थे, उसकी पृष्ठभूमि कैसी थी, तो इसमें इसको पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है? भक्तिकालीन काव्य के दार्शनिक एवं सामाजिक आधार। तो भक्तिकालीन काव्य के दार्शनिक, मतलब भक्तिकालीन काव्य में कैसे दर्शन हुए, कैसे मतलब दार्शनिक, जैसे फिलोसफर कहा जाता है, तो कैसे दार्शनिक हुए। सामाजिक आधार क्या था उस समय का, काव्य लिखने का सामाजिक आधार क्या था। ठीक है, काव्य उसी तरह से लिखा जाता है जिस उस समय समाज की स्थिति को देखकर ही काव्य की रचना होती है। तो उस समय का समाज का आधार कैसा था, मतलब सामाजिक स्थिति क्या थी, उसी के अनुसार काव्य रचाया जाता है। तो उस समय देखिए, भक्तिकालीन
में ज़्यादातर क्या होगा, तो भक्ति भक्ति पर आधारित थे, उस समय का काव्य ज़्यादातर भक्ति पर आधारित थे, इसलिए समाज भी उस ज़्यादातर भक्ति पर आधारित थे, तो काव्य भी क्या होगा, भक्तिमय हो जाएगा, मतलब कि भक्ति पर आधारित ही काव्य होगा, ठीक है। और तीसरा चीज़ है हिंदी भक्तिकालीन काव्य अखिल भारतीय परिप्रेक्ष्य, मतलब अखिल भारतीय परिप्रेक्ष्य को पढ़ना है इसमें, हिंदी भक्तिकालीन काव्य को, ठीक है। उसके बाद चौथा यूनिट जो निकल के आता है, चौथा यूनिट में आपको एक ही चीज़ पढ़ना है, भक्तिकालीन काव्य की प्रमुख धारा, भक्तिकालीन काव्य की प्रमुख धाराएं क्या थी और इसकी प्रवृत्तियों को पढ़ेंगे और इनके आपसी संबंध और वैशिष्ट्य को पढ़ेंगे। किसके, तो भक्तिकालीन काव्य की प्रमुख धारा और प्रवृत्ति और इसके बीच क्या संबंध था, इसी को पढ़ने वाले हैं यूनिट 4 में, ठीक है। और यूनिट 5 आपका निकल के आता है, इसमें क्या पढ़ना है, रीतिकालीन काव्य के बारे में पढ़ना है। तो रीतिकालीन काव्य में क्या पढ़ना है, रीतिकालीन काव्य के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को पढ़ेंगे, नामकरण करेंगे और काल निर्धारण, बस सब सेम सब चीज़ है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले किसका काल निर्धारण करेंगे, तो सबसे पहले आदिकाल का, उसके बाद भक्ति काल का, उसके बाद रीतिकाल का, उसका भी हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे, इसका भी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे और रीतिकाल का भी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे। उसका भी नामकरण किया गया था, इसका भी नामकरण किया जाएगा, उसका भी काल निर्धारण किया गया, तो सबका एक एक करके देखेंगे, ठीक। उसके बाद रीतिकालीन काव्य की प्रमुख धारा क्या थी, उसके महत्वपूर्ण कवि कौन कौन से हुए, रीतिकालीन काव्य में कौन कौन से महत्वपूर्ण कवि हुए, उन सभी कवियों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक। अगला जो निकल के आता है, अगला है रीतिकालीन काव्य की भाषिक साहित्यिक विशेषता और प्रवृत्ति। आदिकालीन काव्य की भाषिक साहित्यिक विशेषता, मतलब भाषा के आधार पर आदिकालीन साहित्य की विशेषताएं क्या थी, तो उसी को पढ़ेंगे, आदिकालीन काव्य की भाषिक साहित्यिक विशेषता और उसके प्रवृत्ति को पढ़ेंगे, ठीक। और फिर क्या पढ़ेंगे, आदिकालीन एवं मध्यकालीन साहित्य का समग्र मूल्यांकन, यानी कि आदिकाल का और मध्यकाल के इतिहास को, साहित्य के इतिहास को मिलाएंगे और उसका मतलब पूरा एक साथ में शॉर्ट में मतलब एक बार मूल्यांकन कर लेंगे, शॉर्ट में वो पूरा देख लेंगे, वही आदिकालीन और मध्यकालीन साहित्य के इतिहास का समग्र मूल्यांकन, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ों को हमको कवर करना है। और देखिए एग्जाम बहुत नज़दीक आ रहा है, और देखिए ये न्यू बच्चों के लिए भी है जो कि 2026 से 2030 वाले सेशन में जाएंगे, तो 4 साल का ग्रेजुएशन होता है, आप लोग को पता हो है ये चीज़। तो जो जो 2026 से 30 में जाएंगे उसके लिए भी यह बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और जिसका भी एग्जाम चल रहा है उसके लिए भी बोल रहे हैं, आप लोग यहाँ से जुड़ जाइए प्लीज़। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इस पर फुल तैयारी कराई जाएगी आपकी, ए टू जेड सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर और ऑल सब्जेक्ट की कराई जाएगी, ठीक है। आप लोग चैनल से जल्द जुड़ जाइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखिए अगले वीडियो में क्या मिलेगा आपको, यूनिट 1 का कंप्लीट, जैसे कि नेक्स्ट वीडियो में आपको यूनिट 1 हिंदी का पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा, तो आप लोग उस एक वीडियो को देख लीजिएगा, तो आपका यूनिट 1 पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन लगभग 10 से 15 नंबर का आएगा, ठीक है। आप लोग को ये देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।